कर सकता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 आप लोगों ने घर जाके उतना ही जोशो खरोश से पढ़ा होगा, उसे दोहराने की कोशिश की होगी और आज उसका टेस्ट दिया होगा या देने के लिए तैयार बैठे हुए होंगे। ठीक है, और जो टेस्ट नहीं दे सकते या जो जिनको वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उन्होंने कम से कम टेस्ट डाउनलोड कर लिया होगा और उस टेस्ट को देख लिया होगा और अब सोच रहे होंगे कि उस टेस्ट को किया जाए। आपने देखा होगा उस फोल्डर में साथ साथ चीज़ें ऐड होती जा रही हैं और आप उसको साथ साथ कवर कर सकते हैं। तो बगैर टाइम गुजारे मज़ीद आगे चलें। ठीक है, कमरे में थोड़ी सी सफोकेशन है और इस साइड से ऐसा कम महसूस हो रहा है, लेकिन इस साइड पे जो है ना वो ख़वातीन जो है वो थोड़ी सी परेशान है, तो थोड़ी सी हिम्मत करनी है। ये देखें, ये बेचारे मासूम मजलूम भोले भाले से लोग, ठीक है, तो वो शाना बशाना खड़े होना है जोश दिखा के, जज्बे के साथ। ठीक है, आप लोगों ने इस फील्ड में अच्छी खासी दिक्कतें हैं, जो आगे आर्टिकल्स वगैरह हैं उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुशक्क़त है। मुख्तलिफ़ जगह मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ लेट आवर्स काम करना पड़ता है। तो यहाँ हमारी ख़वातीन जो है ना वो मजबूत हैं, पुरज़म है। कितना आसान काम है, ये कह दो उसके बाद जो है ना वो खातून गई यहाँ पे पुरज़म, हाँ बस ठीक है सर, गर्मी है ही नहीं, ठंड लग रही है, कमरे में लिहाफ़ों का इंतज़ाम होना चाहिए, शदीद तरीन ठंड हो रही है। ठीक है, ऐसे में इंतज़ामिया से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये घड़ी ठीक हो जाए, क्योंकि ये घड़ी जो है ना वो गलत टाइम दिखा रही है, तो ऐसा ना हो कि मैं इनको पढ़ाता जाऊँ और जो है वो ये बेचारे पढ़ते जा रहे हों और टाइम ही ना ख़त्म हो रहा हो। अगली क्लास अली इमरान साहब की है, उन्होंने अंदर आके जो है ना वो शोर में चाह देना है। ठीक है जी, तो चैप्टर 2 इज़ ऑल सेट। हमें ऑफ़र समझ आ गई है, हमें एक्सेप्टेंस समझ आ गई है, हमें ये पता लग गया है कि एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब उसमें एक प्रॉपर ऑफ़र मौजूद हो, एक अच्छी एक्सेप्टेंस मौजूद हो। अब एक स्टेप आगे जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें मज़ीद होनी चाहिए। हमने कल बात किया कि 7 एसेंशियल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर होते हैं, 7 पूरे होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट सही होगा, वरना नहीं होगा। ये 7 नहीं है, असल में ज़्यादा है, लेकिन हमारे सिलेबस में 7 हैं। हमने कल पढ़े 2, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस। आज अब इससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। आज हमारी डिस्कशन होगी 3 मज़ीद एसेंशियल्स पे, लेकिन इससे पहले कि इन एसेंशियल्स पे डिस्कशन हो, किताब कुछ वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करना चाह रही है। देखते हैं, किताब से पूछते हैं। किताब ने कहा सम टाइम एक कॉन्सेप्ट होता है वॉइड एग्रीमेंट का। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसमें 2 बातें हैं, एग्रीमेंट भी इस काबिल हो कि वो बाय लॉ एनफोर्स हो सके, और दूसरा आपने कुछ लीगल शराइत भी पूरी कर दी हो जिसकी वजह से वो एनफोर्स हो सके। यानी एग्रीमेंट भी गलत नहीं होना चाहिए और एग्रीमेंट में गवाह, लिखत पढ़त इस तरह की कोई चीज़ हो ताकि वो लीगली बाइंडिंग भी बन जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ऐसे एग्रीमेंट को विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। इस जुमले के दोनों मतलब है। एनफोर्सेबल का मतलब है जो एनफोर्स हो सकता हो। तो इसमें 2 बातें हैं, एग्रीमेंट भी इस काबिल हो कि वो एनफोर्स हो सकता हो, और नंबर 2, अगर एग्रीमेंट सही हो तो कुछ हमने ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हो कि वो एनफोर्स हो सकता हो। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं, एग्रीमेंट का इटसेल्फ ठीक होना और फिर एग्रीमेंट में लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने से उसका कॉन्ट्रैक्ट बनने का सफ़र। तो यहाँ चैप्टर में बताना चाह रहा है कि कुछ वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, वो एग्रीमेंट ही गलत होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो क्या वॉइड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का अपोजिट है? नहीं, ये वो एग्रीमेंट हैं जो चाहे भी गवाह भी डाल दें, साइन भी कर लें, तो भी एनफोर्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये एग्रीमेंट बज़ाते खुद ख़राब है, पैदाइशी तौर पे ही ये एग्रीमेंट ख़राब है, इनमें नुक्स है, इनमें प्रॉब्लम है। हम ये कहते हैं कि वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं, और चूंकि वो शुरू से ही वॉइड हैं तो इसके लिए हम फिर लीगल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वॉइड एब इनिशियो। तर्जुमा बचपन से ही, एब इनिशियो का मतलब है बिल्कुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट का मतलब है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही गलत है और वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, जो मर्जी कर लें। इससे एक स्टेप आगे जाएं तो वो बताते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे। फिर वो वाला एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो सकता है,
वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। जो एग्रीमेंट एनफोर्स ही नहीं हो सकता, एग्रीमेंट ही गलत है, वो वॉइड एग्रीमेंट है। और जो एग्रीमेंट आगे एनफोर्स हो सकता है टेक्निकली, वो क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का। अब ये मामला ज़रा अजीब सा हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ऐसी चीज़ को विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज जो एनफोर्सेबल बाय लॉ, और एग्रीमेंट वो जो ऑफर एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन वाली कहानी थी। अगर एग्रीमेंट गलत है क्या वो एनफोर्स हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर एक एग्रीमेंट ही गलत है तो वो तो एनफोर्स ही नहीं हो सकता, तो वो तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है अगर कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो हमें मानना पड़ेगा कि एग्रीमेंट भी ठीक था और लीगल एनफोर्सेबिलिटी भी थी। तो इसका मतलब है वो एग्रीमेंट जो शुरू से ही गलत है वो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार ही नहीं कर सकता, और ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर ले, इसका मतलब है वो एग्रीमेंट भी ठीक था और कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक था। तो फिर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को किस तरह से लेके चलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम कहेंगे कि जिस वक्त बना था उस वक्त सही था, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक था। ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया था और ये बिल्कुल सही था, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था तो उससे पहले अचानक से फॉर एग्जांपल इलीगल हो गया, अचानक से कोई इम्पॉसिबिलिटी आ गई, अचानक से गवर्नमेंट ने कोई बैन लगा दिया, अचानक से कोई ऐसा वाक़या हो गया जिसके बाद वो एग्रीमेंट आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो एग्रीमेंट के बारे में कहते हैं एग्रीमेंट वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। इसका मतलब है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बनते वक्त सही था, बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो वॉइड हो गया, बाद में वो सीजेस टू बी एनफोर्सेबल हो गया। अल्फाज अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सीज हो जाए, एनफोर्सेबल ना रहे, कोई ऐसा मसला आ जाए कि उसके बाद वो एनफोर्सेबल ना रहे, हम कहते हैं वो वॉइड हो जाता है। किस दिन वॉइड हो जाता है? व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन एनफोर्सेबल ना रहे उस दिन वो वॉइड हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त सही था, बाद में वॉइड हो गया। दर्जनों एग्जांपल्स हो सकती हैं, छोटी छोटी एग्जांपल्स की बात करते हैं, लेकिन आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद का सफ़र चैप्टर नंबर 6 से 10 के दरमियान है। लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बना, बाद में इलीगल हो गया। एक कॉन्ट्रैक्ट बना, जिस चीज़ के लिए बना वो चीज़ इम्पॉसिबल हो गई। एक कॉन्ट्रैक्ट शुरू में बना, वो सही था, बाद में कोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी कर दिए। एक कॉन्ट्रैक्ट बना और बाद में पार्टीज़ ने खुद ही से उसको ख़त्म कर दिया। तो देयर कैन बी मैनी सिचुएशंस जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद भी वो वॉइड हो सकता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एब इनिशियो नहीं कहेंगे, ये शुरू से वॉइड नहीं था। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट को क्या कहेंगे? वॉइड एब इनिशियो, वो शुरू से ही वॉइड था। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, बट सब्सिक्वेंटली इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। शुरू में वैलिड था, लेकिन बाद में क्या हुआ? एनफोर्सेबल नहीं रहा। तो इसको हम कहते हैं ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर लास्ट वर्ड इसमें समझने वाला है वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एबल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड हो सकता है। समटाइम एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और कॉन्ट्रैक्ट के कुछ अरसे बाद जाके हमारे सामने कुछ ऐसी हकीकत आती है कि जिसमें हमें पता लग जाता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एक के साथ जुल्म हो रहा है और दूसरे के साथ जुल्म नहीं हो रहा। एक बंदा जालिम है, एक बंदा मजलूम है। तो अगर हमें ये नज़र आ जाए कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पार्टीज़ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और कुछ के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, तो जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है लॉ उनको इख्तियार दे देता है। उनसे कहता है देखो तुम्हें अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझ आ रहा तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। तो ये बन जाता है वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे कैंसिल किया जा सकता है। और नॉर्मली कुछ पार्टीज़ को कैंसिल करने का इख्तियार मिलता है, कुछ को नहीं। अगर दो पार्टीज़ हैं तो एक को इख्तियार मिलेगा, एक को नहीं। फॉर एग्जांपल 4-5 पार्टीज़ हैं, 2-3 पार्टीज़ एक तरफ हैं, 2-3 पार्टीज़ दूसरी तरफ, तो जिस तरफ मजलूम पार्टीज़ होंगी उनको ऑप्शन मिल जाएगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ज़रूरत पड़ने पे वॉइड हो सकता है। तो हम कहते हैं एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज़। एक या एक से ज़्यादा पार्टीज़ के तहत एनफोर्सेबल हो, लेकिन नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। कुछ के कहने पे एनफोर्सेबल हो और कुछ के कहने पे एनफोर्सेबल ना हो, तो इसको हम कहते हैं ये वॉइडेबल है। ब्रैकेट में उन्होंने वजाहत की वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। एग्रीव कहते हैं मजलूम को जिसके साथ जुल्म हुआ है, एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ डिफ़ॉल्टिंग पार्टी, जिसने डिफ़ॉल्ट की है, जिसने गड़बड़ की है वो नहीं, जो मजलूम है उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है। तो टेक्निकली ये 4 चीज़ें हैं। वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से गलत है।
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सही एग्रीमेंट की बेस पे सही तरीके से बन चुका है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कि आगे चल के किसी वजह से वॉइड हो गया। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ ऐसी पेचीदगी आ गई कि अब एक मजलूम को ऑप्शन दे दी लॉ ने कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को चलाए, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे। तो चैप्टर 3 जब स्टार्ट होता है तो आपको कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता है और उसके बाद ऐसे याद आता है कि इसने तो आपको असेंशियल्स बताने हैं। तो असेंशियल्स बताते हुए एक दफ़ा वो अभी जो बच गए असेंशियल्स हैं उनकी लिस्ट जनरेट कर रहा है। हमने कहा 7 असेंशियल्स हैं। ऑफर एक्सेप्टेंस हम पढ़ के बैठे हुए हैं। अब ऑफर एक्सेप्टेंस से कहानी यूँ समझे प्रॉमिस तक पहुँच गई है। अब हम प्रॉमिस से कॉन्ट्रैक्ट तक का सफ़र करवाएंगे तो हमें 5 मज़ीद असेंशियल्स चाहिए। उन 5 असेंशियल्स के ऊपर ये दोनों चैप्टर्स में बड़ी डिटेल डिस्कशन है। मोटी मोटी अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट फ्री कॉन्सेंट से होना चाहिए, दोनों पार्टीज़ की आज़ाद रजामंदी होनी चाहिए। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दोनों की आज़ाद रजामंदी हो और दोनों में से किसी की तरफ से कोई भी गड़बड़ ना हो। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पार्टीज़ इस काबिल हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, पार्टीज़ में कोई ऐसा मसला ना हो, जहनी तवाज़ुन ख़राब ना हो, पार्टीज़ जहन इस काबिल हो कि वो काम कर सकें, उनको लोन ना रोका हो, कंपिटेंट होनी चाहिए। इन सब के ऊपर हम पूरी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। एग्रीमेंट में एक लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, याद है कंसिडरेशन वो कमर्शियल वजह, तो एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका मकसद भी लॉफुल होना चाहिए, उसका मकसद गलत नहीं होना चाहिए। और फाइनली ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसको लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया कि वो वॉइड है। तो 5 बातें ज़रूरी हैं। हम कहते हैं कि पार्टीज़ की आज़ाद रजामंदी हो, पार्टीज़ कंपिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कंसिडरेशन मौजूद हो, एक सही ऑब्जेक्ट हो और उसके अलावा ऐसा एग्रीमेंट ना हो जो लॉ ने बता दिया कि ये तो वॉइड है। तो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये चैप्टर 4 में जाके इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे। दरमियान वाले 3 पॉइंट्स को ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है। तो ये चैप्टर हमें बताएगा कि कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं, कंसिडरेशन के क्या रूल्स हैं और लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में एक हल्की सी डिस्कशन है, वही हमें बताते हैं। एक एक करके चलते हैं। आगे चलने से पहले अगर आप में से किसी की कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक जो हमने बातें की हैं तो 1-2 सवाल ले लेते हैं अगर आपके सवाल हैं तो। कोई कन्फ्यूजन? वेरी गुड। या तो सबको समझ आ रही है या सारे कह रहे हैं बस जल्दी जल्दी लेक्चर ख़त्म हो, एक टिक लगाना है कि हमने रिवीजन क्लास भी अटेंड करके देख ली। ठीक है जी, समझ आ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। कंपिटेंस ऑफ पार्टी को, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट को हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ भी कहते हैं। कैपेसिटी तो अगर आपको कहीं किसी एमसीक्यू में लिखा वाला नज़र आ जाए ना कैपेसिटी ऑफ पार्टी, तो आप समझ जाए वो कंपिटेंस ऑफ पार्टीज़ की बात कर रहे हैं। तो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट उन पार्टीज़ को कहते हैं हु हैव कैपेसिटी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। कैपेसिटी का मतलब है उनमें सलाहियत है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल हैं। तो वो पार्टीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं उनको हम कहते हैं कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब सवाल ये है कि कौन सी पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। किताब ने कहा भाई 3 निशानियाँ पूरी होनी चाहिए। हर वो शख्स कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है जो एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंचा हुआ हो, सने बलूगत को पहुंचा हुआ हो, बड़ा हो गया हो, मेजॉरिटी की एज में हो, माइनर ना रहा हो। आगे चल के इसके रूल्स भी देख लेते हैं। नंबर 2, साउंड माइंड हो। साउंड माइंड का मतलब है जहनी तवाज़ुन सही हो, माइंड जो है वो पीसफुल है, उसमें कोई गड़बड़ ना हो और बिल्कुल सही सलामत हो। तीसरा, लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई ना किया वो कि खबरदार तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, या हमें कह दिया हो कि खबरदार ऐसे बंदों से कॉन्ट्रैक्ट मत करना। तो अगर एक बंदे में 3 खसूसियात पाई जाती हैं तो द पर्सन इज़ कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो एज वाइज भी छोटा ना हो, अगर वो जहनी तौर पे भी गलत ना हो, और नंबर 3 वो उन लोगों की लिस्ट में ना हो जिनको लॉ ने मना कर दिया कि खबरदार इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करना। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से एक एक चीज़ ओपन करेंगे और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे मेजर और माइनर पे। अब इसमें माइनर कैसे कहते हैं? माइनर एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि छोटा बच्चा है, ऐसा छोटा बच्चा जो अपने जहन से अच्छे फैसले नहीं कर सकता। कानून को लगता है कि वो छोटा बच्चा है, वो अभी थोड़ा सा बेवकूफ़ है, वो अभी शायद बहुत ज़्यादा लीगल पेचीदगियों को नहीं समझता। जब ज़रा ज़्यादा बड़ी एज का होगा तो समझ जाएगा, फिर ये इसका नुकसान कम होगा। अब एक छोटा बच्चा, उसको कोई भी बड़ा आदमी बेवकूफ़ बना के उससे कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी अपना फ़ायदा कर सकता है। तो लॉ ने कह दिया है कि बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि किसको बच्चा कहें, किसको बड़ा कहें। तो लॉ ने एक एज डिफ़ाइन कर दी नॉर्मल केस में, वो कहते हैं 18 साल। अगर एक शख्स 18 साल की एज का हो जाए तो जिस वक्त वो 18 साल का हो गया उसके बाद वो कहलाएगा मेजर,
उससे पहले वो कहलाएगा माइनर। 18 साल से मुराद 18वां साल स्टार्ट होना नहीं है। असल में इसमें भी कन्फ्यूजन होती है कि 18वां साल स्टार्ट हुआ है, एंड हुआ है। टेक्निकली जिस दिन 18th बर्थडे आ गई उस दिन वो मेजर है। ईसवी सिस्टम के मुताबिक जिस दिन उसकी सालगिरह उससे पिछली रात 12 बजे वो मेजर हो जाएगा। तो 11:55 पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और 12:05 पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कानून को लगता है कि अब वो इतना बड़ा हो गया, समझदार हो गया कि वो अपने फैसले कर सकता है। बट अगेन देखिए, मेजर तो आप लोग भी हो गए, लेकिन फैसले आप कहाँ कर पाते हैं? ठीक है, तो कानून सम टाइम ना थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के केस में जिनके सर पे पेरेंट्स नहीं होते सम टाइम, क्योंकि ऐसे बच्चे किसी ना किसी गार्डियन की कफालत में होते हैं। तो होता ये है कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के वालिदैन का एक्सीडेंट हो गया, या किसी बच्चे के वालिदैन जो है वो सेपरेट हो गए, या कुछ भी इस तरह से हुआ और अदालत ने इस बच्चे की तहवील दे दी एक गार्डियन के पास। गार्डियन नॉर्मली फैमिली का कोई क्लोज रिलेटिव होता है, नॉर्मली चाचा, मामा, ताया, इस तरह के लोग जो है ना गार्डियन के तौर पे होते हैं। तो अगर एक बच्चा एक गार्डियन के पास है तो गार्डियन ज़ाहिर उस बच्चे की परवरिश करेगा और बच्चा कहीं ना कहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस में रहेगा। जिसने उसको बाप की जगह पाला है वो उसका हमेशा एहतराम करेगा। तो लॉ को लगता है कि ऐसे बच्चे की एज ऑफ मेजॉरिटी थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि 18 साल की एज में लीगली तो वो मैच्योर हो जाएगा, लेकिन जहनी तौर पे अभी भी अपने उस चाचे के एहसान तले दबा हुआ होगा। तो लॉ को ये डर लगा कि ऐसा ना हो कि चाचा जो है जब ये बच्चा 18 साल का हो तो लीगली तौर पे तो मैच्योर हो गया है, लेकिन जाहिर है वो अपने चाचा का भी एहतराम करता है। तो चाचा कहीं उसे बिठा के इमोशनल ब्लैकमेल ना कर ले, उसे कहे देखो तुम 4 साल के थे तब से जो है तुम्हारे वालिद गुजर गए, फिर मैंने अपनी सारी ख्वाहिशात एक तरफ करके सिर्फ तुम्हें पाला पोसा, अपने बच्चों को 1.5 रोटी खिलाता था, तुम्हें 2 रोटी खिलाता था। तो अब जाहिर है अब तुम्हारा चाचा बूढ़ा हो गया है, अब तुम्हारा चाचा ये एक्सपेक्ट करता है कि इस एज में अब तुम अपने चाचा की मदद करोगे। तुम 18 साल के होने वाले हो, उसके बाद तुम कानूनी तौर पे अपने फ़ैसले कर सकते हो। तो जाहिर है अगर तुम्हारा ये बूढ़ा चाचा एक्सपेक्ट करे कि तुम अपनी आधी जायदाद मुझे दे दो तो इसमें कुछ हर्ज नहीं। बच्चा बेचारा इमोशनल हो जाएगा, आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाएंगे, चाचा आपने आधी जायदाद की, आप पूरी जायदाद कह देते। ठीक है, मैं तो मुझे पाला ही आपने, आप क्या बात करते हैं, आपने कैसे सोचा कि मैं कुछ गलत सोचूंगा, ये सारी जायदाद आपकी है। क्योंकि बच्चा लीगली मैच्योर हुआ है लेकिन रिश्तेदारियों में मैच्योर नहीं हुआ अभी। कानून ने फिर बड़ा सोचा कि वो कौन सी एज है जिसमें बच्चा बदतमीज़ हो जाता है। उन्होंने एज निकाली 21 साल। उन्होंने कहा अगर एक बच्चे पे गार्डियन अपॉइंटेड है ना तो फिर वो माइनर ही कहलाएगा 21 साल की एज तक। 21 साल एक ऐसी एज है कि जब वो इमोशनली भी मैच्योर हो चुका होगा, लीगली भी मैच्योर हो चुका होगा। अब जो वो फैसले करेगा वो गलत नहीं होंगे, वो उसके लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। तो याद रखना है कि माइनर छोटे बच्चे को कहते हैं जो मेजर नहीं हुआ, और मेजॉरिटी की एज 18 साल है नॉर्मल केस में, और 21 साल है जहाँ कोई गार्डियन अपॉइंटेड है। अब माइनर से रिलेटेड लॉ क्या बताता है, आप आगे आगे लॉ पढ़ते जाएंगे तो जगह जगह माइनर के बारे में मुख्तलिफ बातें आती हैं, पार्टनरशिप में भी आती हैं, मुख्तलिफ और जगह हम जिक्र करते हैं। तो किताब ने यहाँ किया कुछ पॉइंट्स को समअप कर दिया, जिनमें से कुछ हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, कुछ को थोड़ा सा आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल किताब हमें ये कहती है कि एग्रीमेंट विद माइनर इज़ वॉइड ab initio। ये जुमला में फ़ौरन से समझ आ जाता है कि माइनर के साथ एग्रीमेंट शुरू से ही गलत है, एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। देन हम ये कहते हैं कि माइनर जो है कोई भी शख्स कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब माइनर जो है वो तो छोटा बच्चा है, अगर वो 17 साल का है और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट गलत है। लेकिन अगर वो 19 साल का हो जाए और फिर वो कहे कि 17 साल की एज में मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था मैं उसे रेटिफाई करता हूँ, रेटिफाई RATIFY, रेटिफाई का मतलब होता है तस्दीक करना। इसके साथ जो कनेक्टेड वर्ड होता है उसको हम कहते हैं रेटिफिकेशन। माइनर अपने माइनॉरिटी के ज़माने की कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट भी आपको कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो 17 साल की एज में वो कॉम्पिटेंट नहीं था, लेकिन 19 साल की एज में वो कॉम्पिटेंट है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि वो 19 साल की एज में अपने 17 साल की एज के किए हुए किसी कॉन्ट्रैक्ट को ओके कर दे, रेटिफाई कर दे। तो रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? तस्दीक करना। माइनर को ये मना है, माइनर सब्सिक्वेंटली अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रेटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि रूल ये है कि पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग। तो किताब में एक जुमला जिस तरह से लिखा हुआ है लॉ से लेके, अगर इसमें हम ये वर्ड माइनर को
पर्सन से रिप्लेस कर दें तो थोड़ा इजी हो जाता है समझना। इट इज़ नेसेसरी दैट द पर्सन मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। तो माइनर जिस वक्त माइनर है उस वक्त वो कम्पिटेंट नहीं है, इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो 17 साल की एज में उसने किया वो गलत था, तो 19 साल की एज में वो उस गलत कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई भी नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ आई? देन माइनर को इनसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। माइनर जब इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो माइनर के ऊपर आप ये नहीं कर सकते कि जी माइनर तुमसे हमें इतनी लाइबिलिटी चाहिए और फिर माइनर बेचारा अपने घर के असासे बेच रहा हो और सारा कुछ करने के बाद लाइबिलिटी पूरी कर रहा हो। माइनर इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ये इंसॉल्वेंट क्या होता है, थोड़ी देर तक हम वर्ड इंसॉल्वेंट पे भी बात करेंगे। तो एक माइनर को दिवालिया डिक्लेयर नहीं कर सकते, माइनर के एसेट्स नहीं छीन सकते, माइनर इज नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देन अगर एक माइनर एंटर हो जाए एग्रीमेंट में जॉइंटली विद अ मेजर पर्सन, एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा, ये दोनों मिलकर एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो बच्चा एग्रीमेंट नहीं कर सकता लेकिन बड़ा एग्रीमेंट कर सकता है। तो जब एक बच्चा और बड़ा मिलके किसी साथ एग्रीमेंट करेंगे तो वो एग्रीमेंट सिर्फ बड़े के अगेंस्ट एनफोर्स हो सकता है, बच्चे के अगेंस्ट नहीं हो सकता। कल को उस एग्रीमेंट में कोई भी नुकसान हो जाए तो सब के सब उस बड़े आदमी को पकड़ेंगे जो उस बच्चे के साथ था, बच्चे को कोई नहीं पकड़ेगा। क्यों? वो तो माइनर है, माइनर को आप पकड़ ही नहीं सकते। एक बात जो यहाँ नहीं लिखी हुई, आप माइनर पे केस नहीं कर सकते लेकिन माइनर आप पे केस कर सकता है। तो बच्चे पे लीगली केस भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो माइनर है और माइनर जो है वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अपने मामलात को सही से नहीं देख सकता। तो हम ये बात करते हैं कि बच्चा और बड़ा मिल के एग्रीमेंट कर रहे हैं तो भी बड़ा कसूरवार। बच्चे ने किसी बड़े को बेवकूफ़ बना दिया, मिस्टर ए मिस्टर बी में से मिस्टर बी माइनर है, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कंफ्यूज किया और जो है वो ज़रा मोटी मोटी सी मूछें रख के आ गया और मिस्टर ए को लगा कि ये तो मेजर है जबकि वो माइनर था, और फिर उस माइनर ने मेजर का नुकसान कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट में। वो बेचारा रोता हुआ अदालत गया और अदालत से कहा जी मुझे इंसाफ दिलाएं। तो अदालत ने कहा तुम्हारे साथ किसने धोखा किया? उसने कहा छोटे बच्चे ने। तो अदालत का भी हासा निकल जाएगा। वो कहेंगे बच्चे ने मजाक की है, छेड़छाड़ की है। तो उसने कहा नहीं कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, बच्चे साथ कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता। तो अगर बच्चे ने तुम्हें नुकसान पहुँचाया है तो वो लीगल नुकसान नहीं है, कानून इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करता। तुम बच्चे के हाथों धोखा खा के आ गए हो, अब जाओ और रो इस बात पे कि तुम्हें समझ ही नहीं आई कि वो छोटा बच्चा है। तो अगर एक बच्चा अपने आप को बड़ा डिक्लेयर करके कॉन्ट्रैक्ट करे और उस कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई नुकसान हो तो बच्चे का कसूर नहीं माना जाएगा, बड़े का कसूर माना जाएगा कि उसको क्यों नहीं समझ आई कि वो बेवकूफ़ बन रहा है। तो ये जॉइंट एग्रीमेंट हो तो भी, और अगर एक माइनर जो है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रॉडुलेंटली कि जी मैं एज ऑफ मेजॉरिटी रखता हूँ और दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर ले, तो भी नुकसान में कौन आएगा? वो बड़ा मेजर ही नुकसान में आएगा। यहाँ पे हम कहते हैं कि रूल ऑफ एस्टॉपल माइनर पे अप्लाई नहीं करेगा। अब ये रूल ऑफ एस्टॉपल अचानक से किताब ने लिख दिया जिसकी यहाँ तुक नहीं बनती थी, ये लाइन के बगैर भी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। बट ये वाला रूल हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, चैप्टर 13 में जाके हम एस्टॉपल को समझेंगे तो फिर वहाँ हम देखेंगे कि माइनर के ऊपर एस्टॉपल का रूल अप्लाई क्यों नहीं करता। तो चैप्टर 13 में जब हम एस्टॉपल होल्डिंग आउट का जिक्र करें तो एक दफ़ा मुझे याद कराइएगा, हम इस लाइन पर आएँ और फिर हम देखें कि ये माइनर के ऊपर ये वाला रूल अप्लाई क्यों नहीं कर रहा। तो माइनर के बारे में किताब ने डिस्कशन की। जो काम की बात है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड भी इशू है, हो ही नहीं सकता, एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता, सब्सिक्वेंटली रेटिफाई भी नहीं हो सकता, माइनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता, जॉइंट एग्रीमेंट करे तो भी बड़ा फंसेगा, माइनर किसी के अगेंस्ट एग्रीमेंट करे तो भी बड़ा फंसेगा। इन एनी केस बड़ा शख्स फंसेगा लेकिन माइनर जो है वो बाउंड नहीं होगा। सेकंड कैटेगरी की तरफ चलते हैं, साउंड माइंड। हम कहते हैं कि कोई भी शख्स जिसके साथ एग्रीमेंट हो वो कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए और साउंड माइंड भी होना चाहिए। साउंड माइंड किसे कहते हैं? लॉ ये कहता है कि एक शख्स को साउंड माइंड तब कहेंगे जब एग्रीमेंट करते वक्त, किस वक्त? एग्रीमेंट करते वक्त वो इतना अक्ल शऊर रखता हो कि एग्रीमेंट को समझ सके और उस एग्रीमेंट में अपना नफ़ा नुकसान जान सके। किसे कहेंगे साउंड माइंड? ऐसा शख्स जो एग्रीमेंट करते वक्त इस काबिल हो कि एग्रीमेंट के टर्म्स को समझ सकता हो और ये देख सकता हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का उसके इंटरेस्ट पे कितना असर पड़ेगा। तो जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जहनी तौर पे इस तरह की सिचुएशन में होगा उसको इजाज़त है कि वो कॉन्ट्रैक्ट
कर सकता है, अदरवाइज एक बंदा जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो किताब से पूछें तो किताब ये कहती है कि पर्सन सेड टू बी साउंड माइंड इफ एट टाइम ही मेक्स इट, जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ही इज़ कैपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो इस काबिल हो के टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझ सके, टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट, रैशनल कहते हैं अकलमंदाना जजमेंट, आपको पता है, तो एक अकलमंदाना जजमेंट दे सके इस कॉन्ट्रैक्ट के इफेक्ट अपॉन हिज, तो वो शख्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इस काबिल हो के समझ सके और उसमें अपना नफ़ा नुकसान क्या है उसको जान सके। तो जो शख्स कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इस हालत में होगा उसको हम कहेंगे साउंड माइंड। तो ये जहन में रहे कि हमने ये नहीं कहा एक ऐसा शख्स जो हमेशा साउंड माइंड हो, हमने कहा ऐसा शख्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ऐसी पोजीशन में हो कि वो अपना नफ़ा नुकसान समझ सके। तो अब सवाल ये है कि साउंड माइंड या अनसाउंड माइंड कैसे कहते हैं? अनसाउंड माइंड वो है जो साउंड नहीं है। अनसाउंड माइंड की 3 एग्जांपल्स दी जाती हैं, स्पेसिफिक पर्सन, ल्यूनेटिक और डिलीरियस फ्रॉम फीवर या ड्रंकन पर्सन। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि स्पेसिफिक पर्सन या इडियट्स का मतलब है वो जो पैदाइशी पागल है, यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बाय बर्थ ही जिनका जहन काम नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली उनको कोई ऐसी बीमारी है, उनका जहनी तौर पे कोई ऐसा मसला है कि वो शुरू से ही जहनी तौर पे अनफॉर्चुनेट हैं, अपाहज हैं और उनका जहन काम नहीं करता। ऐसे शख्स को हम कहेंगे स्पेसिफिक पर्सन, जिसका जहन सिरे से नहीं काम करता। फिर एक ऐसा शख्स होता है जिसको ल्यूनेटिक कहते हैं, एक ऐसा शख्स है जो सेहतमंद है लेकिन उसको एक बीमारी है और उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और इतने दौरे पड़ते हैं कि दिन में ज़्यादातर वो पागलपन की कैफियत में होता है, लेकिन कभी कभी साउंड इंटरवल्स भी आते हैं उसके ऊपर। ज़्यादातर क्या होता है? पागलपन की हालत में होता है। ऐसे शख्स को हम कहते हैं ल्यूनेटिक। और तीसरे को हम कह रहे हैं ड्रंकन पर्सन या डिलीरियस फ्रॉम फीवर, एक बंदा जो बीमारी की शिद्दत में ऑल फॉल बातें कर रहा हो, बीमारी इतनी ज़्यादा हो कि वो बीमारी की नकाहत में उसे समझ ही नहीं आ रहा, उसकी सेंसेस ही काम नहीं कर रही और वो गलत बातें कर रहा है, या वो गलत बातें एक्सेप्ट कर रहा है और उसे नहीं पता कि वो क्या बात कर रहा है। या वो ड्रंकन पर्सन हो जिसका हम अपने मुल्क की वो समाज के हिसाब से तर्जुमा करते हैं कि उसने शहद पी रखा हो, उसने लस्सी पी रखी हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ड्रंकन पर्सन इज सच अ पर्सन जिसने बहुत ज़्यादा लस्सी पी रखी है, जिसने बहुत ज़्यादा शहद पी रखा है और इतना शहद पी लिया है, इतनी लस्सी पी ली है कि उसके नशे में वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। अच्छा, ये शख्स नॉर्मली अक्लमंद होता है, नॉर्मली साउंड माइंड होता है, लेकिन जिस वक्त इसने शहद या लस्सी पी रखी हो उस वक्त ये बहकी बहकी बातें करना शुरू कर देता है। तो ये 3 तरह के लोग, यानी कि इसको हम कहेंगे 100% पागल है, इसको हम कहेंगे ये मोर ऑफ अ पागल है, इसको हम कहेंगे ये लेस ऑफ अ पागल है। रूल क्या था? कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अगर आप इस काबिल हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में अपना अच्छा बुरा सोच सकें, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट करते कभी भी इस काबिल नहीं होगा बेचारा। ये इस काबिल होगा कब होगा? जब पागलपन का दौरा नहीं पड़ रहा उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और ये बंदा नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जब पी रखी हो तो उस वक्त मत करे, जब लस्सी पी हुई है तो फिर नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट। रूल्स अनसाउंड पर्सन के लिए क्या है? किताब ने 2 जनरल रूल बताए और अपनी तरफ से सब मुका दिया। उनका पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, एक बंदा जो ज़्यादातर अनसाउंड होता है और कभी कभी साउंड होता है। मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ, जब वो साउंड माइंड है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एक ऐसा शख्स जो ज़्यादातर अनसाउंड है लेकिन कभी कभी साउंड है, तो वो जो कभी कभी वाला टाइम है उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और दूसरा बंदा जो ज़्यादातर साउंड है कभी कभी अनसाउंड है, तो वो जो कभी कभी वाला पोर्शन है उसका, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और जो ज़्यादातर पोर्शन है उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो 2 कैटेगरी होंगी, जो ज़्यादा पागल है वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो कम पागलपन की हालत में हो, जो ज़्यादातर ठीक रहता है वो ज़्यादातर टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और उन इंटरवल्स में जब वो पागलपन की हालत में है तो वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एक फिनोमेना इसमें और है, आईकेप की किताब ने उसको अब डिटेल से नहीं बताया, उसको हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। ऑन अ सेफर साइड हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर लेते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। एक बंदा जो ज़्यादातर पागल रहता है उसके बारे में उर्फ़ आम में गुमान ये है कि ये पागल है, तो जो भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा उसके जहन में पहला शक क्या आएगा कि ये तो पागल है। तो अगर उसे बताया जाए कि नहीं ये बंदा हर वक्त पागल नहीं रहता, अभी देखो कितनी सही सही बातें कर रहा है, तो फिर क्या होगा?
वो किसी से कंफर्म करेगा, किसी डॉक्टर से पूछेगा या उसके किसी रिश्तेदार से पूछेगा कि मुझे इस वक्त लिख के बताओ, साइन करके कंफर्म करो कि ये बंदा इस वक्त सही हालत में है या नहीं। तो जिसने कंफर्म किया होगा कि ये इस वक्त सही हालत में, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आएगा। अदालत में जब भी मुकदमा चलेगा तो सबसे बड़ा जोर ये होगा कि वो कहेगा जी मैंने तो उसके डॉक्टर से कंफर्म किया था। तो सारा वजन डॉक्टर के ऊपर आ जाएगा जिसने कंफर्म किया, क्योंकि उर्फ़े आम में वो बंदा पागल कहलाता है। वो सही है, ये एक मशकूक सी बात है। तो ये मशकूक बात किसने की है? डॉक्टर ने। तो वो डॉक्टर जिम्मेदार होगा और डॉक्टर के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा। इस केस में ये बंदा जो ज़्यादातर ठीक होता है, कभी कभी पी रखी होती है, इसमें मशकूक बात क्या है कि वो ठीक है या उसने पी रखी है? पी रखी है। कभी कभी वाली बात मशकूक होती है। तो ऐसे में अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो और अचानक से एक बंदा आके इल्ज़ाम लगा देगी जी फलाना ने तो शहद पी रखा है, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी बंदे पे आएगा जिसने इल्ज़ाम लगाया है। एक रूल आपने लॉ में हमेशा याद रखना है, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पर आएगा जो मशकूक बात करेगा। तो एक बंदा जो ज़्यादातर पागल रहता है उसके बारे में मशकूक बात यह है कि इस वक्त सेहतमंद है, तो उस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आएगा जिसने गवाही दी है कि ये सेहतमंद है। और एक बंदा जो ज़्यादातर सही होता है और कभी कभी पागल हो, कभी कभी अजीब सी बातें करे, तो मशकूक बात क्या है कि कोई शख्स आगे कह दे कि देखो ये ऑलफल बातें कर रहा है, देखो इसने पी रखी है, तो जो इल्ज़ाम लगाएगा उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। तो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में सेकंड कैटेगरी हम देख रहे थे अनसाउंड। अगेन इसको एक डायग्राम बना के मैं समझाता हूँ नॉर्मली, लेकिन वो डायग्राम इस वक्त लाइट सी नज़र नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। हमने कहा इडियट या स्पेसिफिक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ल्यूनेटिक में जब वो साउंड है जब वो अनसाउंड है। ड्रंकन पर्सन में भी जब वो साउंड है जब वो अनसाउंड है। तो इसके अंदर फिर डिस्कशन है कि जब वो साउंड है तो वैलिड है, जब वो अनसाउंड है तो वॉइड है, और फिर बर्डन ऑफ प्रूफ की डिस्कशन है। ये सारी बात हमने ज़बानी कर ली, तो ये डायग्राम जो है वो शायद आपके काम की नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रुप में शेयर कर देंगे। वही वाला ग्रुप जिसके अंदर हम सारा डाटा शेयर कर रहे हैं। तो अगर हमारी इंतज़ामिया में से कोई नोट कर सके, तो हमारी इंतज़ामिया में से कोई इस वक्त एक्टिव है? नहीं, हमारी इंतज़ामिया, वो हमारी इंतज़ामिया, ये वाली स्लाइड जो है ना, जो नज़र नहीं आ रही यहाँ, ये हम ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि नहीं भी पता लगे कि मेरी कितनी गंदी राइटिंग है। लाइट बंद करके भी दिखाई जा सकती है, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश कम है और मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। थर्ड कैटेगरी हमने कहा बंदा मेजर भी हो, नंबर 2 साउंड माइंड भी हो, नंबर 3 लॉ ने उसे मना ना किया हो कि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ लॉ ने हमें कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया क्योंकि लॉ को लगता है कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में नुकसान हमारा ही है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान इंडिया की जंग चल रही हो और अचानक से पाकिस्तान का एक बंदा इंडिया के एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, और वो बंदा देशभक्ति के नाम पे अचानक से उस कॉन्ट्रैक्ट में इसके करोड़ों रुपए लेके भाग जाए और कहे तुम पाकिस्तानियों के साथ मैंने बिल्कुल सही किया। तो जब दो मुल्कों की आपस में जंग चल रही है ना, तो उसके जो शहरी होते हैं वो एक दूसरे के बन जाते हैं एलियन एनिमी। जो टेक्निकल वर्ड है इसका, एलियन एनिमी। दो मुल्कों के वो लोग, जिन दो मुल्कों के दरमियान जंग चल रही है, उसके जितने भी रिहायशी होते हैं वो एक दूसरे के कहलाते हैं एलियन एनिमी। तो अगर कोई आपका एलियन एनिमी हो तो लॉ मना कर देगा। लॉ कहेगा भाई जिस वक्त आपके मुल्क की दूसरे मुल्क से जंग चल रही है, आपने उस मुल्क के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। देन लॉ हमें मना करता है कि एक बंदा जो जेल में है, जिसको सज़ा हो चुकी है, जिसको कन्विक्ट कर दिया गया है, जिसको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया है और वो इस वक्त जेल में है, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। लेकिन अगर वो ज़मानत पर रिहा होकर बाहर आया हुआ है या उसकी सज़ा ख़त्म हो गई है, या एक मुलजिम है जो जेल में है, मुजरिम नहीं मुलजिम, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक शख्स जो मुजरिम भी हो और जेल में भी हो, ये दो शर्तें अगर पूरी हो जाएंगी तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लॉ आपको बचाना चाह रहा है। 4 तरह के लोग हैं, 2 का हमने जिक्र किए, इन 2 की इंग्लिश देख लेते हैं पहले। अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री वाइल पाकिस्तान इज एट वॉर विद दैट कंट्री। किसी फॉरेन कंट्री का, किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन जिसके साथ पाकिस्तान हालत जंग में है, तो ऐसे शख्स के साथ जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जो चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वो होल्ड हो जाएंगे, और अगर आप शुरू करना चाहते थे तो आपको शुरू करने की इजाज़त ही नहीं है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे मुल्क के बाशिंदे के साथ जिस मुल्क के साथ आपके मुल्क की जंग चल रही है। अगर फ़र्ज़ करें बंदा नहीं बात मानता और कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे नुकसान हो जाएगा, हो सकने का चांस है। ये फिर किस अदालत में जाएगा? अपनी अदालत से जाके कहेगा कि जी वो देखें, वो परमेश कुमार ने मेरे साथ जो है ना वो जुल्म किया। तो अदालत कहेगी भाई परमेश कुमार का तो पूरा मुल्क हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है,
ठीक है, हम तो पूरे मुल्क से हालत है जंग में, तुम एक बंदे को रो रहे हो, तो तुम्हें नहीं पता था हमारी जंग चल रही है। तो कहने का मतलब है कि इस बंदे को अपने लीगल राइट्स नहीं मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसको आप कानून में जाके एनफोर्स करा सकें। तो ये गरीब तो उसको कानून में एनफोर्स ही नहीं करा सकेगा। तो इसलिए उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना जिनके साथ लॉ ने मना कर दिया, उसमें सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, एलियन एनिमी है। देन इसके अंदर कन्विक्ट वाइल इम्प्रिजनमेंट, कन्विक्ट कहते हैं मुजरिम को जिस पे जुर्म साबित हो चुका हो। वाइल अंडर इम्प्रिजनमेंट, जिस वक्त वो इम्प्रिजनमेंट में है, जिस वक्त वो हवालात में है, इस इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। एक बंदा अगर मुजरिम है और वो जेल में भी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो मुलजिम है तो जेल में है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मुजरिम है और जेल से बाहर है तो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, मुजरिम भी हो और जेल में हो। वो कहते हैं डिसेबिलिटी कम्स टू एन एंड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस, सज़ा, सेंटेंस कहते हैं सज़ा को, सज़ा ख़त्म होने के बाद ये डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, या जब वो ज़मानत पे रिहा हुआ होगा तब ये चीज़ अप्लाई नहीं करेगी। ये दो बातें हो गई। दो मज़ीद बातें जो मना है, वो कहते हैं आपने इंसॉल्वेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। इंसॉल्वेंट कौन है? इंसॉल्वेंट वो शख्स है जो मानता है कि वो दिवालिया हो गया है या होने वाला है। कुछ लोगों के ऊपर जब बुरा टाइम आता है तो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में इतना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं या ज़िंदगी के किसी मामले में इतनी बड़ी लाइबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है कि वो अपने एसेट से पे नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, एक बंदे का जो है वो घर 1 करोड़ का है, एक बंदे के पास जो है वो गाड़ी 25 लाख की है, उसके सारे असासे मिला मिलू के उसके पास 1 करोड़ 60 लाख के असासे हैं, और उसने किसी का 4 करोड़ का नुकसान कर दिया। तो जिसका उसने नुकसान किया वो आगे अपना पूरा नुकसान कवर करेगा। अब इसके पास ज़िंदगी में टोटल जो असासे देने को है वो 1 करोड़ 60 लाख के हैं, तो जब ये असासे उसे दे देगा तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा। मज़े की बात है कि दूसरा बंदा गमो गुस्से की लहर में रहेगा और वो बार बार लीगली चाहेगा कि इस बंदे से रिकवरी हो, बार बार जो है वो पुलिस को लेके आएगा, बार बार गुंडों को लेके आएगा, बार बार इसको ज़दोकोब करेगा। तो लॉ ने एक रूल दिया है इंसानियत को तज़लील से बचाने के लिए। कैसा ना हो कि एक इंसान ज़िंदगी में अगर फंस गया है तो बेचारा कानूनी तौर पे भी फंसा रहे। लॉ ने ऑप्शन दिया है कि आप जाके अदालत को अप्लाई करते हैं कि भाई मेरे हालात बड़े पतले हैं, मेरे एसेट्स बहुत कम है और लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, काइंडली आप मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दें। अदालत उस बंदे की तहकीक करती है, फिर अदालत की तरफ से एक नुमाइंदा आता है, उसको कहते हैं ऑफिशियल असाइनी। वो ऑफिशियल असाइनी आके उस बंदे के सारे एसेट्स वगैरह को देखता है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, और फिर एसेट्स में से आहिस्ता आहिस्ता कुछ लाइबिलिटीज़ पे करता है जितनी पे हो सकती हैं, बाकी वो माजरत कर लेता है और अदालत उस बंदे को डिक्लेयर कर लेती है कि इंसॉल्वेंट है। जब एक बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो उससे मजीद पैसे कोई नहीं मांग सकता, कानूनी तौर पर कोई उससे पैसे नहीं मांग सकता। अब आप कर लें एक ऐसे इंसॉल्वेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट जिसको अदालत ने इम्यूनिटी दे दी हो कि खबरदार इससे कोई पैसे नहीं मांगेगा, वो आपके पैसे लेके भाग जाए तो नुकसान आपका होगा। तो इंसॉल्वेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो करें, लेकिन फिर ये जहन में रखिएगा कि आपको अदालत फेवर नहीं कर सकेगी। ये चारों वो लोग हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अदालत ने कहा दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, ये इस काबिल नहीं है कि एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दें जो कि लीगली इन्फोर्सेबल हो। तो कॉन्ट्रैक्ट करना है करें, लेकिन नुकसान आपको होगा। इसी तरह से फिर आते हैं हमारे फॉरेन एम्बेसडर्स वगैरह, ये जो दूसरे मुल्क के सफारतकार पाकिस्तान में आते हैं, दूसरे मुल्क के डेलीगेट्स आते हैं, दूसरे मुल्क के जो मेहमान आते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल मेहमान, किसी भी दूसरे मुल्क के बंदे की बात मैं नहीं कर रहा, दूसरे मुल्क के वो लोग जिनको पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑफिशियली मेहमान के तौर पर बुलाया है, इन लोगों को कानून ने एहतरामन इम्यूनिटी दी होती है। इम्यूनिटी कहते हैं इस्तिस्ना को, यानी कि इन लोगों पे पाकिस्तान का कोई आम शहरी अगर लीगल केस करना चाहे वो नहीं कर सकता, वरना ये बेचारे तो हर वक्त लोगों के केस ही भुगताते फिरें। तो गवर्नमेंट ने इनको एक फेवर दी है कि आप हमारे मेहमान हैं, आपके ऊपर पाकिस्तान का कोई शख्स केस नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान केस कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स केस कर सकते हैं, लेकिन आम शहरी इन लोगों पे केस नहीं कर सकते। तो इनके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करें और ये आपका कोई नुकसान कर दें तो आप कहाँ जाएंगे? आप तो अदालत में जा ही नहीं सकते। इनकी मर्जी है, ये चाहें तो अपने आप को अदालत के सामने पेश करें, चाहें तो कहें भाई हमें इम्यूनिटी मिली भी, हम नहीं आ रहे अदालत। तो इसलिए उन्होंने इन दो लोगों का कहा, एक तो पर्सन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जो इंसॉल्वेंट हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों? उसकी प्रॉपर्टी यानी उसके एसेट्स इज डेल्ट विद बाय ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर। जो इंसॉल्वेंट हो गया उसके एसेट्स तो उसके हैं ही नहीं, वो एसेट्स किसके पास चले गए? गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल असाइनी के पास, वो करेगा उसके सारे मामलात। तो इंसॉल्वेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना मना कर दिया। उसके सारे एसेट, लफ्ज़ इन्होंने लिखा है उसकी प्रॉपर्टी। बिजनेस लॉ में ये वर्ड प्रॉपर्टी जब आए 99% इसका मतलब है एसेट्स।
प्रॉपर्टी ज़मीन वाली प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी से मुराद है एसेट्स। उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसके एसेट्स, उसके एसेट्स को डील करेगा ऑफिशियल असाइनी। चौथी बात क्या थी, फॉरेन विनर्स और एम्बेसडर्स को इम्यूनिटी है, इनके पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, लेकिन उनको प्रिविलेज मिली हुई है ऑफ नॉट बीइंग सूड, कि इन पे केस नहीं हो सकता अनलेस दे चूज टू सबमिट देमसेल्फ टू द जुरिसडिक्शन ऑफ आवर कोर्ट्स, अनलेस कि वो डिसाइड करेंगे हम अदालत के सामने अपने आपको पेश करते हैं। तो 4 लोगों से हमें कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया। एलियन एनिमी से कॉन्ट्रैक्ट ना करें, आपका नुकसान है। इंसॉल्वेंट से ना करें, एक ऐसे मुजरिम से जो जेल में है उससे कॉन्ट्रैक्ट ना करें, और फॉरेन एम्बेसडर्स वगैरह से कॉन्ट्रैक्ट ना करें। इन चारों से कॉन्ट्रैक्ट करने में आपको कॉन्ट्रैक्ट के सारे फायदे नहीं मिल सकेंगे। तो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हमने समझा 7 एसेंशियल्स में से एक एसेंशियल कि कॉन्ट्रैक्ट वो लोग कर सकते हैं हु आर कंपिटेंट। कंपिटेंट वो होता है जो एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंचो, जो साउंड माइंड हो, और जिससे लॉ ने मना ना किया हुआ। तो वो तीनों कैटेगरीज हमने देखी। अब हम आते हैं 2 और एसेंशियल्स की तरफ। एक है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पे डिस्कशन थोड़ी ज़्यादा है, और तीसरा है लॉफुल ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के रूल्स अलग से तो हम पढ़ेंगे, एक काम करते हैं थोड़ा सा कट ऑफ एक सवाल ले लेते हैं। जी, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में सवाल। जी, अगर एक शख्स साउंड है एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, एक लुनेटिक था जो साउंड था कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया सही। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया उस वक्त जब वो अनसाउंड इंटरवल में है, तो उसकी जो ब्रीच है या जो उसने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, इस एक्टिविटी को काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर उसने एक एक्शन किया है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करता हूँ, तो अदालत कहेगी कि ये उसका जुमला काबिल कबूल ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो बंदा अनसाउंड था। तो आगे परफॉर्मेंस के वक्त भी उसके वो एक्शन जो वो साउंड हालत में कर रहा है वो काउंट होंगे, और जो वो अनसाउंड हालत में कर रहा है वो काउंट नहीं होंगे। तो बेहतर बात ये है कि ऐसा शख्स जो सेमी अनसाउंड और सेमी साउंड है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करें, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला खुद ही बेचारा फंसा रहेगा कि कब ये पागल है और कब ये पागल नहीं है। फिर आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि एक बंदा जो पागल बनने की एक्टिंग कर रहा होता है, या समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये वाकई पागल है, स्प्लिट पर्सनैलिटी है या क्या है, तो ऐसे में ना परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एग्जीक्यूशन के वक्त जो है कॉन्ट्रैक्ट जो बन गया है, वो एग्जीक्यूशन के वक्त अगर एग्जीक्यूट सही से नहीं हो रहा, तो उतनी एग्जीक्यूशन को जो गलत हुई है अदालत नल एंड वॉइड कर सकती है। क्लियर? जी सर, इंसॉल्वेंट पर्सन की जो प्रॉपर्टी होगी वो लायबिलिटी सेट ऑफ कितना होगी? जी, इंसॉल्वेंट पर्सन की लायबिलिटीज़ किस तरह से सेट ऑफ होगी? इंसॉल्वेंसी आपने चैट जीपीटी पे जाना है, उसको कहना है पाकिस्तान में इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जितने लॉज हैं मुझे बताएं। फिर वो लॉज की लिस्ट देगा, फिर आपने उनमें से कोई भी लॉ उठा के गूगल पे सर्च करना है, फिर उस पूरे लॉ को पढ़ना है। इंसॉल्वेंसी के बारे में इतना कुछ लिखा हुआ है कानून में, लेकिन हमारी किताब में एक लाइन लिखी हुई है। तो एक आदत मैं आज आपको बता दूं, बड़ी अच्छी आदत है बिजनेस लॉ में। बिजनेस लॉ में पता क्या होता है, बीच में अजीब अजीब से कुछ वर्ड्स नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल ल्यूनेटिक। अब वर्ड ल्यूनेटिक ऐसा है जिसमें इतनी गहराई है। ल्यूनेटिक किस किस्म के मर्ज को कहते हैं, कितने अरसे तक वो मर्ज रहे तो बंदा ल्यूनेटिक कहलाता है। अच्छा, कितने शिफायाब होने के कितने अरसे बाद जाके हम कहेंगे अभी ल्यूनेटिक नहीं रहा। आप अगर चाहें तो एक एक लफ्ज़ की गहराई में उतर के पूरे पूरे लॉज के अंदर उतर जाएं, लेकिन बी लॉ में ना हमें थोड़ा सा ब्रेक लगानी चाहिए। जैसे मैंने आपको किताब में ये सब नहीं लिखा था इंसॉल्वेंट के बारे में, मैंने इसलिए समझाया कि एक लाइन में इंसॉल्वेंट आया तो आप सोचेंगे ये कौन होता है, मैंने उसके बारे में एक प्रोसेस बता दिया। अब मैं वो प्रोसेस आपको साइड पे जाके बताया और दोबारा लेक्चर में आया और अगली बात शुरू कर दी, लेकिन अगर आप वहीं रह गए 7 वाली डायमेंशन में तो आप फंसे रहेंगे। इंसेप्शन देखिए, ख्वाब के अंदर ख्वाब के अंदर ख्वाब। इंटरस्टेलर देखिए जिसमें आप अलग डायमेंशन में चले जाते हैं। तो होता ये है कि अगर आप एक अलग डायमेंशन में जाके फंस गए ना, तो आप वहाँ इन्फिनिट लूप में गोल गोल घूमते रहेंगे और असल डायमेंशन में लोग ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। तो असल डायमेंशन है बिजनेस लॉ का जो हमारा सिलेबस है। फिर एक पैरेलल डायमेंशन है कि बिजनेस लॉ में एक अजीब सा वर्ड जो किताब ने एक्सप्लेन भी नहीं किया ज़्यादा, टीचर ने उतना बता दिया कि वो लाइन याद करने में हमें दिक्कत ना हो। अगर आप उस वर्ड की गहराई में उतरना शुरू हो जाएंगे ना तो परेशान रहेंगे। ड्यूरिंग लेक्चर्स मैं हमेशा ही ऑब्जर्व करता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो तहकीक करना चाहते हैं, दे आर ओपन, वो गूगल पे जाएं, अच्छी तरह से सर्च करें, अपने आप को अच्छी तरह से मुतमईन करें, लेकिन उसके बाद फिर वापस आना है
और किताब में लिखी हुई उस एक लाइन को याद रखना है। ये याद रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ये आप पहले दिन समझ लें, शुरू से समझना बड़ा ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अधूरी होंगी। ये हमारा इतना बड़ा लॉ थोड़ी है भाई, इतने से सिलेबस में उन्होंने 10 लॉज बता दिया हमें, तो कोई भी लॉ बहुत डिटेल से नहीं बताया उन्होंने, और किसी भी जगह बहुत गहराई नहीं है, उस मोटे मोटे रूल्स बताए हैं। चीज़ की गहराई अगर आप जानना चाहें, उसके ऊपर कोशिश करना चाहें, तो गूगल इज़ ऑल ओपन, चैट जीपीटी इज़ ओपन, आप ज़रूर ऐसा करें। लेकिन उस रिसर्च को करने के बाद आपने क्या करना है, पेपर स्पेसिफिक रहना है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं मिलता, आई एम देयर। पेपर जब ख़त्म हो, आपने मुझे एक ईमेल करनी है और कहना है मुझे इससे रिलेटेड डिटेल लॉ बताएं, उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि उन लॉ के अंदर भाई इंसॉल्वेंट कितने अरसे तक इंसॉल्वेंट रहता है, जब वो अपनी लायबिलिटीज पे कर देगा फिर क्या होगा, अच्छा वो ज़िंदगी में दोबारा कभी शुरू होना चाहे फिर क्या होगा। इतनी सारी बातें जो मैंने नहीं बताई, और क्यों बताऊँ, हमारा ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन अगर आपको इल्म के लिए जाननी है, मैं हाजिर हूँ, मुझे ईमेल करें। लेकिन पेपर्स देने के बाद मैं ईमेल पे आपको तसल्ली से वो 2-3 लॉज भी बता दूंगा, उनकी प्रोविजंस भी बता दूंगा, कहेंगे तो उसके ऊपर समरी भी बना दूंगा, उसके नोट्स भी बना दूंगा। लेकिन इस वक्त मैं ये नहीं चाहता कि आप गलत डायमेंशन में फंस जाएं। हम इस डायमेंशन में जी रहे हैं और ये डायमेंशन है रेगुलर डायमेंशन, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि जो किताब के अंदर चीज़ है हम उसके अंदर रहें। जितना उन्होंने लिखा है वो उससे बाहर सवाल नहीं पूछेंगे। बी लॉ में कभी नहीं देखा कि किताब से बाहर सवाल आया हो। सी लॉ में फिर एक दफ़ा 2 नंबर का सवाल आया था किताब से बाहर। मैं पिछले 20 साल की बात कर रहा हूँ, किताब के बाहर पेपर नहीं आता। तो कोशिश ये करनी है कि जितना सिलेबस है हम उसको अच्छी तरह से कर लें। लेकिन अगेन मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ उन लोगों को जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अपने तौर पे उस वक्त परेशान हुए, हल्का सा चैट जीपीटी गूगल से पूछ लिया, मोटा मोटा समझ आ गया। बाद में सोचा चलो पेपर देने के बाद सर से तसल्ली से पूछ लेंगे। आप पूछें, मैं ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह ताला, वादे के साथ। लेकिन गलत जगह गलत चीज़ पर नहीं फंसना। मेरा ख्याल था कि अब तक आप लोग समझ गए होंगे इस बात को कि आप लोग रेगुलर क्लास से गुजर के आए हैं, तो उसमें कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि कुछ टॉपिक इधर उधर हुआ होगा। तो ऑलरेडी ये पहली क्रैश है जिसमें सवाल की लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन मैंने एक दफ़ा ज़रा ज़्यादा तकरीर कर दी, मैं दोबारा तकरीर नहीं करूँगा कि आप बहुत दूर मत निकल जाएँ, उतना रहें जितना किताब के अंदर है। वापस इधर आते हैं, हम बात करने लगे थे ऑब्जेक्ट के ऊपर, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या था, वो मुआवजा, वो कमर्शियल वजह जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। तो फिर ऑब्जेक्ट क्या है, मकसद। तो मकसद कंसिडरेशन नहीं है भाई। एक बंदा दूसरे से कुर्सियां खरीद रहा है, तो जो पैसे दे रहा है वो कंसिडरेशन दे रहा है पैसे, और दूसरा बंदा क्या कंसिडरेशन दे रहा है, कुर्सियां। अगर आप मेरे से पूछेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट का मकसद क्या है, मैं कहूँगा कुर्सियां खरीदना। आप कहेंगे कंसिडरेशन क्या है, मैं कहूँगा कुर्सियाँ। तो फ़र्क क्या हुआ, कंसिडरेशन में और ऑब्जेक्ट में फ़र्क क्या है। कंसिडरेशन है, फॉर एग्जांपल मैं एक जगह जाऊँ और मैं कहूँ मैंने कुर्सियाँ खरीदनी हैं, कुर्सियाँ हैं कंसिडरेशन। मैं क्यों कुर्सियाँ खरीद रहा हूँ, ताकि मैं अपने कॉलेज में क्लास में रख सकूँ और बच्चे वहाँ पे आके पढ़ सकें। तो ऑब्जेक्ट है क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक चीज़ खरीदना। तो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंसिडरेशन है वो चीज़ जिसमें डील किया जा रहा है। एक बंदा आम खरीद रहा है, वो पैसे दे रहा है और आम खरीद रहा है। कंसिडरेशन क्या है, आम। वजह क्या है, घर वाली ने कहा था आते हुए आम लेके आना है, तो वजह है कि घर वालों को जो है वो खाना है, मीठा फल खाना है। और कंसिडरेशन क्या है कि आपने सामने वाले बंदे को पैसे दिए और उस सामने वाले बंदे ने आपको आम दिए। आपने कॉलेज को पैसे दिए और कॉलेज आपको क्लासें पढ़ाता है, कॉलेज का क्लासें पढ़ाना कॉलेज के ने कंसिडरेशन दे दी, आपने जो पैसे दिए आपने कॉलेज को कंसिडरेशन दे दी। वजह क्या है, आपने ICAP का एग्ज़ाम देना है। बात समझ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट वो वजह है, कंसिडरेशन वो मुआवजा है। कंसिडरेशन वो रुपए पैसे, वो कमर्शियल चीज़ है जो कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक बंदा दूसरे को और दूसरा बंदा पहले बंदे को जो दे रहा है, तो जो एक दूसरे से लेन देन जिस चीज़ का चल रहा है वो कंसिडरेशन है। और ये लेन देन क्यों चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। तो कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। एक बंदा गंदम खरीदता है तो गंदम कंसिडरेशन है, इसलिए खरीदता है कि मैं आज 40,000 kg गंदम खरीद के रख लूँ और जब पाकिस्तान में गंदम का कहत हो तो मैं अचानक से महंगे रेट पे दे दूँ। तो कंसिडरेशन तो ठीक है, ऑब्जेक्ट गलत है।
बात समझ आ रही है? तो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इनको डिफरेंशिएटेड रखना है। तो लॉ ये कहता है कि भाई आपका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्ट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल। कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल कब होंगे, कब नहीं होंगे? लॉ ने कुछ बातें बताई। उन्हें कहा अगर हमने मना कर दिया, लॉ ने कह दिया ये चीज़ गलत है, तो जिसको लॉ गलत कह दे हमने भी उसे गलत मान लेना है। फिर एक ऐसी चीज़ जो इमोरल हो, गैर अखलाकी हो, या अदालत कहती हो कि ये जो है ना वो अवामुन नास के वसीदर मफाद में नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो भी गलत है। फिर अगर कहीं कह दिया जाए कि ये एक फ्रॉडुलेंट है, कहीं आप कोई धोखा देना चाह रहे हो, कहीं किसी को तकलीफ़ पहुंचाना चाह रहे हो, कहीं आपका कोई मकसद है किसी को टॉर्चर करना, किसी को परेशान करना, ये सारे मना है। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, पहले हम 4 सीधी बातें कर लेते हैं, फिर टेक्निकल पॉइंट की तरफ आते हैं। कोई भी एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा वो वॉइड है। कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट कब अनलॉफुल होता है? अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ हो, लॉ ने मना कर दिया हो, अगर वो, सेकंड पॉइंट अभी डिस्कस नहीं किया, अगर वो फ्रॉडुलेंट हो, उसमें धोखे का आंसर हो, इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, उस बंदे को या उसके एसेट्स को, दूसरे बंदे या उसके एसेट्स को तकलीफ पहुंचा रहे हो आप, कोर्ट रिगार्ड एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अदालत कह दे कि ये गैर अखलाकी है, या अदालत कह दे ये अवामुन नास के वसीदर मफाद के अगेंस्ट है। तो जिसको अदालत कह दे गलत है, जिसको कानून कह दे गलत है, जिसमें फ्रॉड हो रहा है या जिसमें आप तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, ये 4 चीज़ें गलत है। 5वीं एक और चीज़ गलत है जो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। हम कहते हैं कि वो मामला इस नौइयत का है कि अगर उसकी इजाज़त मिल गई वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, अगर उस चीज़ की इजाज़त मिल गई तो गुमान है कि कोई लॉ टूट जाएगा। समटाइम क्या होता है, एक चीज़ देखने में इलीगल नहीं लगती, लेकिन अगर उसकी इजाज़त दे दी गई तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। इसकी एक टिपिकल एग्जांपल जो आसानी से समझ आ जाती है वही लस्सी की बोतल, कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल लेवल की होटल्स हैं या 5 स्टार होटल्स हैं, उनको इजाज़त है कि वो जो अपने गैर मुल्की कस्टमर आते हैं उनको वो लस्सी की ब्रांडेड बोतलें दे सकते हैं, क्योंकि वो उनकी नीड होती है, वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो ठीक है, उनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स को ये इजाज़त नहीं है कि खुल्लम खुल्ला वो ब्रांडेड लस्सी की बोतलें बेचें, समझ रहे हैं ना? तो अब अगर यूटिलिटी स्टोर वाले लोग जो है वो एक वफद बना के जाएं गवर्नमेंट के पास और उनसे कहेंगे जी आप एक कानून पास कर दें कि आप हमें भी इजाज़त दे दें, हम वादा करते हैं कि हमारे पास जो गैर मुल्की आएगा हम सिर्फ उसी को वो वाली बोतल बेचेंगे, बाकियों को नहीं बेचेंगे। अब कितनी प्यारी सी बात है कि उन्होंने कहा हम अपने मुसलमान भाइयों को, अपने पाकिस्तानी भाइयों को ये ब्रांडेड लस्सी नहीं देंगे, और अगर कोई विदेशी, फिरंगी, अंग्रेज़ कोई इस तरह से आता है उसको बेच देंगे। अपेरेंटली ऑब्जेक्ट सही लग रहा है, लेकिन अगर इजाज़त मिल गई तो गुमान क्या है कि नेक पाकिस्तानी भी जो है वो उस बोतल से मुस्तफ़ीद होना शुरू हो जाएंगे। तो समटाइम क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट की नोयत ऐसी होती है कि अगर इजाज़त दे दी गई ना तो उसके फ़ायदे कम होते हैं और नुकसान ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ख़ास गुड्स की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, भाई गवर्नमेंट जो है वो अगर खुल्लम खुल्ला इजाज़त दे दे कि दूसरे मुल्क से यूरेनियम या बहुत ज़्यादा मजबूत जो धातें हैं, पावरफुल धातें हैं, वो इंपोर्ट की जा सकती हैं, मसला कोई नहीं। बंदे ने कहा जी मैं इसलिए इंपोर्ट करूँ कि पाकिस्तान में मैं उससे बिजली बनाऊँगा, लेकिन गुमान ये है कि वो बिजली कम बनाएगा और धमाके ज़्यादा बनाएगा और वो डायनामाइट्स वगैरह बनाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इजाज़त मिल गई तो खदशा क्या है कि कोई लॉ टूट जाएगा या कुछ गड़बड़ होगी। तो हम ये कहते हैं कि इस ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड, अगर इजाज़त मिल गई, वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, अगर उसकी इजाज़त मिल गई तो वो किसी लॉ की प्रोविजंस को तोड़ देगा। तो 5 चीज़ें लॉ ने मना कर दी। उन्होंने कहा 5 काम आपने नहीं करने जो लॉ ने मना किया। वो जिसकी अगर इजाज़त दे दें तो लॉ को टूटने का खदशा है, वो जो फ्रॉडुलेंट है, वो जिसमें किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है, या वो जो अदालत ने कह दिया ये इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो हो सकता है कि आपको लगता हो कि किसी भी वक्त गमो गुस्से का इजहार इस तरह से है कि आप 2-3 गाड़ियों की शीशे तोड़ दें, आप जो है वो 2-3 घरों को आग लगा दें, लेकिन अगर अदालत कहे कि इस तरह का गमो गुस्से का इजहार अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो आपकी चाहे वो जंग हकीकी आज़ादी के लिए क्यों ना हो,
उस चीज़ को गलत कंसिडर किया जाएगा। आप समझ आ रहे हैं कि कानून जो है, कानून की नज़र में वो कह देते हैं कि अगर ये चीज़ वसीतर मफाद के अगेंस्ट है तो भले आपको सही लग रही है, अगर गवर्नमेंट को गलत लग रही है, अदालत को गलत लग रही है, तो वो कह देंगे कि ये गलत है, ऐसा काम जो करेगा वो गलत कर रहा है। तो ये 5 चीज़ें हैं, इनमें से एक भी मामला हो गया तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सही नहीं होगा। ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन नॉर्मली लॉफुल होती है अनलेस के उसमें ये 5 मसले हों। इसका मतलब इन 5 मसलों से आप लॉफुल नहीं रहेंगे, इन 5 के अलावा आपका कॉन्ट्रैक्ट या कंसिडरेशन लॉफुल है। यह एक छोटी सी डिस्कशन है, लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है। हम कहते हैं कि सम टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट में कई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है कि आप कुछ इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, कुछ पाकिस्तान में कुछ सेटअप बनाना चाह रहे हैं और कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट 3 ऑब्जेक्ट्स। दिस कैन हैपन कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कॉलेज के साथ, जी मैं बिजनेस लॉ पढ़ूंगा 2 ऑब्जेक्ट के लिए, नंबर 1 मैं ICAP का पेपर पास करूंगा और नंबर 2 मैं पाकिस्तान के लॉज के बारे में इतनी जानकारी हासिल करूंगा कि LLB में भी मेरे काम आ जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट एक है लेकिन आपके ऑब्जेक्ट्स, तो दिस कैन हैपन के कॉन्ट्रैक्ट में कई ऑब्जेक्ट्स हो, दिस कैन हैपन के कॉन्ट्रैक्ट में कई कंसिडरेशंस हो, दिस कैन हैपन के कॉन्ट्रैक्ट की एक ऑब्जेक्ट की कई कंसिडरेशन हो या कई ऑब्जेक्ट्स की कई कंसिडरेशंस हो। समझ रहे हैं? काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट में काफ़ी सारी कंसिडरेशन हो सकती है। अब किताब ने गिरदान शुरू की, गिरदान बड़ी मज़े की है। वो कहते हैं इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, और इफ एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। वो कह रहे हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट की कोई भी कंसिडरेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी कंसिडरेशन में से कोई कंसिडरेशन, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी कंसिडरेशन में से कोई सी कंसिडरेशन। आसान अल्फाज में कॉन्ट्रैक्ट का इतना सा पार्ट भी गलत है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट गलत है। एक कॉन्ट्रैक्ट में 10 चीज़ें हैं, 10 में से एक गलत है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट गलत है। एक कॉन्ट्रैक्ट में 3 मकसद हैं, एक मकसद गलत है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट गलत है। एक कॉन्ट्रैक्ट में 3 मकसद है, हर मकसद की 10 कंसिडरेशन है, तीसरे मकसद की कंसिडरेशन नंबर 7 गलत है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट गलत है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, किताब ने बड़ी अधूरी सी डिस्कशन की। ये तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है जब उस कंसिडरेशन और उन चीज़ों को अलग अलग ना किया जा सके। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 2 काम हो रहे हैं, एक बंदा कह रहा है जी मैं आपको गंदम की बोरियां भी दूंगा, मैं आपको लैपटॉप भी दूंगा। गंदम की बोरियां इस रेट पे, लैपटॉप इस रेट पे। फ़र्ज़ करें लैपटॉप की सेल बैन हो गई तो गंदम वाला एग्रीमेंट चलता रहेगा, क्योंकि ये मिक्स नहीं है, वो अलग है ये अलग है, दोनों का अलग अलग मुआवजा तय हुआ है। तो अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स या कंसिडरेशन को एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं तो फिर तो ये जो इनवैलिड है वो ख़त्म हो जाएगा, जो वैलिड है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर ये आपस में मर्ज हुए हुए हैं तो फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट गलत होगा। फॉर एग्जांपल ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख दूंगा, पहले तुमने मिस्टर गुप्ता को कत्ल करना है 12 लाख उसके, और फिर जो है वो तुम्हारे साथ जो है वो मैं गंदम खरीदूंगा 8 लाख उसके। तो 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 12 लाख मिस्टर गुप्ता को कत्ल करने के और 8 लाख गंदम के। तो अगर तो गंदम और ये 2 अलग अलग चीज़ें, बिल्कुल 100% अलग चीज़ें और एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, तो गंदम वाला ठीक है और कत्ल वाला गलत है, क्योंकि हम अब सेग्रीगेट कर सकते हैं। अगर मिस्टर ए मिस्टर बी से कहे कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा, शर्त ये है कि गंदम की एक बोरी के ऊपर मिस्टर गुप्ता को रख के उनके पेट पे छुरी गोपने हैं। अब गंदम की बोरी और मिस्टर गुप्ता जो है वो आपस में मर्ज हो चुके हुए हैं। अब इन दोनों कंसिडरेशंस को हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो जहाँ मिक्सिंग हो जाए सही और गलत की, सारा गलत है। और जहाँ सही गलत को आप अलग अलग करके, अलग अलग एग्जीक्यूट करके, अलग अलग हिस्से काउंट कर सकें तो वहाँ अलाउड है। तो यहाँ जो जनरल रूल उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट की कोई भी कंसिडरेशन अगर थोड़ी सी भी गलत है तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट गलत हो गया। परफॉर्मेंस के वक्त हम देखेंगे कि अगर कुछ पोर्शन गलत है और वो अलग हो सकता है तो उसको नहीं करेंगे और जो सही है उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बड़ी थोड़ी सी डिस्कशन किताब ने की है। अब हम आते हैं अपनी कंसिडरेशन की तरफ। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई रेलेवेंट सवाल है तो मुझे बताइए, कोई कन्फ्यूजन?
मार्जिन हमारे पास कम होता है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन मिले तो पूछ लेना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगेन हर सवाल को डिस्करेज नहीं किया जाता, लेकिन उस सवाल को जो आपको तकलीफ दे सकता है, आगे तक पेपर वाले दिन तक परेशान कर सकता है, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक आदत है कि आप जो पढ़ रहे हैं आप इधर-उधर सोचना शुरू कर दें। पहली बड़ी मुश्किल से तो फोकस करके पढ़ाई होती है, और उसके बाद भी जो पढ़ रहे हैं उसे याद ना कर रहे हैं, उसमें एक लफ्ज़ पकड़ के उसको जो है उसके ऊपर सोचना शुरू कर दें और पूरा दिन सोचते रहें। ये काम नहीं करना। रिसर्च वाले सारे काम पेपर्स के बाद। सीखने के लिए तालीम ज़रूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम जो तालीम दे रहे हैं वो सीखने के लिए नहीं है, पेपर पास करने के लिए है। मेरा बड़ा दिल करता है कि एक एक लफ्ज़ पे 2-2 घंटे डिस्कशन हो, लेकिन मकसद ये है कि आपका पेपर पास होना ज़रूरी है। तो इस टाइम पे तालीम एक छोटा ऑब्जेक्टिव है और ICAP का पेपर पास होना थोड़ा ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव है। कंसिड्रेशन, कंसिड्रेशन है वो वजह, कंसिड्रेशन है वो मुआवजा, कंसिड्रेशन है वो बदला, कंसिड्रेशन है वो रकम, कंसिड्रेशन है वो एक्शन जो दूसरा बंदा आपके कहने पे आपके लिए कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स ये हैं कि हर कॉन्ट्रैक्ट में एक लॉफुल कंसिड्रेशन ज़रूर होनी चाहिए। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगा और तुमने मुझे कुर्सियाँ बेचनी है या कुर्सी बेचनी है, तो ए बी को 2000 दे रहा है और बी ए को कुर्सियाँ दे रहा है। कंसिड्रेशन वो नहीं है जो आप किसी को दे रहे हैं, कंसिड्रेशन वो है जो आपको सामने वाला बंदा दे रहा है। इसने पैसे दिए और उसको जवाब में क्या मिला? कुर्सियाँ, तो इसके लिए कंसिड्रेशन क्या है? कुर्सियाँ। जिसने कुर्सियाँ दी उसको बदले में क्या मिला? पैसे, उसके लिए कंसिड्रेशन क्या है? पैसे। तो कंसिड्रेशन के कुछ बड़े मज़े मज़े के रूल हैं। कंसिड्रेशन इज़ वो वजह, वो एलिमेंट, वो चीज़ जो आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मिलती है, दैट इज़ कंसिड्रेशन। जब कंसिड्रेशन को देखें तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसके कुछ एसेंशियल्स हैं, अगर उनको तेज़ी से पढ़ लें तो फिर डेफिनेशन हमारे लिए ईजी हो जाती है। कंसिड्रेशन कैन बी एन एक्ट और एन एब्सटिनेंस। मैं ये काम करूंगा या ये काम नहीं करूंगा, याद है ये वाली बात है। ये प्रॉमिस भी हो सकता है। एक बंदे ने कहा मैं आज तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ, उसने कहा बदले में मैं तुमसे ये आगे फ्यूचर में एक प्रॉमिस करता हूँ। तो प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस भी कंसिड्रेशन है, कि कोई एक्शन करने का वादा भी कंसिड्रेशन है, कोई एक्शन ना करने का वादा भी कंसिड्रेशन है। कंसिड्रेशन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर होना चाहिए। प्रोमिसर की ख्वाहिश हो तो आपने उसको कंसिड्रेशन दी हो। मिस्टर ए मिस्टर बी को आगे कुर्सियाँ पकड़ा गया और 2 दिन बाद कहा पैसे, तो उसने कहा भाई किस चीज़ के पैसे? मैंने हमारा तो कुछ नहीं तय हुआ। उसने कहा नहीं मैं तुम्हें कुर्सियाँ दे के गया था। तो कहेगा भाई कि आप मेरी ख्वाहिश पे मुझे कुर्सियाँ दे के गए थे। या तो ऑफर क्या है, जब एक बंदा दूसरे को कहे मैं तैयार हूँ ये काम करने के लिए, क्या तुम ये काम कर सकते हो? तो उसने तो ऐसा बोला ही नहीं था। तो कंसिड्रेशन डिज़ायर पे होनी चाहिए। अगर आपके कहे बगैर आपको कोई चीज़ मिली है तो वो कंसिड्रेशन नहीं कहलाएगी। किसी ने दोस्ती यारी में मदद कर दी वो कंसिड्रेशन नहीं कहलाएगी। किसी ने अच्छाई में काम किया वो कंसिड्रेशन नहीं कहलाएगी। आपके बगैर कहे काम कर दिया, कंसिड्रेशन नहीं कहलाएगी। कंसिड्रेशन होगी जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी की डिज़ायर पे हो। कंसिड्रेशन मे बी फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिजी की तरफ से भी आ सकती है, किसी और बंदे की तरफ से भी आ सकती है। मैं नॉर्मली इसको कहता हूँ कि कंसिड्रेशन कहीं से भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। नॉर्मली बेस्ट एग्जांपल इसको समझाने के लिए, जो कि आप लोग एजुकेशन सेक्टर में है तो बड़ा आसान है समझाना। 3 पार्टीज़ हैं, एक टीचर, एक कॉलेज और एक बच्चे। बच्चे ने कॉलेज को पैसे दिए कि मुझे पढ़ना है। बच्चे ने कॉलेज को पैसे दिए, तो कॉलेज को कंसिड्रेशन मिली है बच्चे से। अब कॉलेज को चाहिए कि वो बच्चे को कंसिड्रेशन दे, लेकिन कॉलेज ने क्लास में टीचर को भेज दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट है बच्चे और कॉलेज के दरमियान में, और कंसिड्रेशन कौन दे रहा है? टीचर। अच्छा, टीचर और जो कॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कॉलेज टीचर को सैलरी दे रहा है और टीचर बदले में कॉलेज को पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। इसका मतलब है ज़रूरी नहीं कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ही एक दूसरे को कंसिड्रेशन दे। कंसिड्रेशन कहीं से भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। कंसिड्रेशन प्रोमिजी की तरफ से भी हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। कंसिड्रेशन प्रोमिजी को भी दी जा सकती है, किसी थर्ड पर्सन को भी दी जा सकती है। तो हम कहते हैं कि कंसिड्रेशन मे बी फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। कंसिड्रेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टेंस में हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि एक बंदे को कंसिड्रेशन पास्ट में मिली हो और वो अपना काम फ्यूचर में करे। ये भी कॉलेज में समझाना ज़रा आसान है कि आप कॉलेज को पैसे दे देते हैं शुरू में और कॉलेज आपको फ्यूचर में पढ़ाता है, तो आपको कंसिड्रेशन कब मिली? फ्यूचर में। अच्छा, कॉलेज जब आपको पढ़ा रहा होगा तो वो आपको क्यों पढ़ा रहा है? आपने उसे क्या कंसिड्रेशन देनी है? नहीं देनी, आप दे चुके हैं। तो कॉलेज को जो कंसिड्रेशन मिली थी वो पास्ट थी, आपको जो कंसिड्रेशन मिलनी है वो फ्यूचर है। लेकिन अगर हम किसी दुकान वगैरह पे जाएं, हम इस हाथ से पैसे दें, उस हाथ से चीनी खरीद लें, तो हम कहते हैं ये प्रेजेंट। तो कंसिड्रेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है।
फ्यूचर भी हो सकती है। कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए, हकीकी होनी चाहिए, ख्याली नहीं होनी चाहिए कि एक बंदा दूसरे से कहे मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आपने मेरे ख्वाब में आना है। अब जाहिर है ये एक अजीब सी हवाई सी बात है, एक ऐसी बात है जो ख्याली सी बात है। एक बंदे ने दूसरे से कहा कि जी अगर तुम मुझे 10 करोड़ दो तो मैं तुम्हें चांद सितारे तोड़ के ला के दूंगा। अब अगेन कहने का मतलब है कि कंसिडरेशन शुड बी समथिंग रियल, हकीकी चीज़ होनी चाहिए, कोई अफसानवी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई इमेजनरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो कंसिडरेशन मानी जाएगी। कंसिडरेशन वो नहीं होनी चाहिए जो प्रोमिसर ऑलरेडी बाउंड टू डू हो। एक शख्स है जिसके ज़िम्मे है कि उसने आपके घर के बाहर से सफाई करनी है, गवर्नमेंट ने उसे कहा हुआ है, वो आपके घर के बाहर से सफाई करे, आपका दरवाज़ा खटखटा के गए मैंने घर की बाहर सफाई की है, पैसे दें, तो आप कहेंगे भाई किस बात के पैसे, ये काम तो तुमने गवर्नमेंट की वजह से किया, तुम तो गवर्नमेंट के मुलाजिम हो। इवन आपने उसे कहा भी होगा ना कि मेरे घर के आगे सफाई करो, और उस सफाई करने के गवर्नमेंट उसे पैसे देती है, तो द पर्सन वॉज बाउंड टू डू दैट। तो अगर एक बंदा बाउंड है एक काम करने का और वो वही काम करता है तो वो उसको कंसिडरेशन नहीं कह सकता, और उसकी वजह से उसको जो है वो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो रूल ये है कि समथिंग विद द प्रोमिसर इज़ नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। इसकी एक टिपिकल एग्जांपल मैं देता हूँ जिससे बात समझ आ जाती है। फायर ब्रिगेड का एक बंदा, कि एक बंदे के घर को आग लगी है, उसने कॉल की फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड का बंदा आया, उसने आग बुझाई, आग बुझाने के बाद इस बंदे से आके कहा जी मुझे पैसे दे दें, मैंने आपके कहने पे आपके घर की आग बुझाई है। तो कहेगा भाई तुमने जो आग बुझाई है तो तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम्हें गवर्नमेंट पैसे देती है इस बात के कि आग बुझाओ। इस दौरान फ़र्ज़ करें वो बंदा कहे कि अच्छा चलो तुमने आग तो बुझा दी है, कमरे के अंदर मेरा एक महंगा फ़ोन पड़ा हुआ है ऊपर के फ्लोर में, मैं जाऊंगा तो मुझे डर लग रहा है बिल्डिंग से, क्योंकि बिल्डिंग में आग लगी हुई है, तो वो मुझे फ़ोन ला दो। अब क्या उसका कीमती फ़ोन ला के देना उसकी ड्यूटी थी? नहीं। अब इस बंदे ने कहा उसे, इसके वो अगर पैसे मांगे तो वो गलत नहीं कर रहा। तो कंसिडरेशन वो चीज़ हो जिसकी ऑलरेडी बंदा बाउंड ना हो। अगर एक बंदा ऑलरेडी काम करने का बाउंड है तो अब उस चीज़ को वो कंसिडरेशन नहीं कह सकता। ये बात समझ आई है? डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, जब प्रोमिसर के कहने पे प्रोमिजी या एनी अदर पर्सन, प्रोमिजी या कोई भी और बंदा, हु हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, जिसने कुछ किया था या कुछ नहीं किया था, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करता है या नहीं करता, और प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन, वो तीनों टेंस इकट्ठे करती है। सच एक्ट और अब्स्टिनेंस या प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। उस प्रॉमिस या उस प्रॉमिसी के लिए जो है वो कंसिडरेशन बन जाएगी ये वाला अमल। तो जब भी एक बंदा डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर पे उसके लिए कोई काम करे या ना करे, या फ्यूचर में करे या ना करे, या अभी करे, किसी भी टेंस में, तो हम कहेंगे कि ये कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन में, इससे पहले कि हम इसके एक्सेप्शंस में आए, एक काम की बात है, कंसिडरेशन ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन टू हैव सम वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, भले 1 रुपया हो। कंसिडरेशन कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो अगर एक बंदा दूसरे से कहे कि मेरे से कुर्सियाँ ले लो और तुमने मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं देनी, ये गलत है। हाँ, एक बंदा कहे मेरे से लो और मुझे 100 रुपये दे दो, हालांकि कुर्सी मार्केट में 2000 की है, अगर दोनों राज़ी हैं और फ्री कॉन्सेंट है और कोई परेशानी नहीं है तो अलाउड है। तो कंसिडरेशन होना शर्त है, लेकिन कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना, मुनासिब होना शर्त नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोमिसर इज फ्रीली बी गिवन, तो वो वैलिड है। हो सकता है उस बंदे को शदीद ज़रूरत हो पैसों की, उसने आपको कम पैसों में कुर्सी बेच दी। तो कोई भी बंदा कोई भी चीज़ दूसरे को कम या ज़्यादा में बेच दे और कंसिडरेशन पूरी ना ले और दोनों पार्टीज राज़ी हैं इस बात पे, तो क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन अदालत को शक ज़रूर होगा। अदालत को जब नज़र आएगा ना कि 2000 की कुर्सी 100 रुपये में दी गई है, तो अदालत ज़रूर इस चीज़ पे डाउट करेगी कि शायद कॉन्सेंट फ्री नहीं थी। हाउएवर कोर्ट में सस्पेक्ट, कोर्ट हो सकता है शक करे कि कॉन्सेंट वाज नॉट फ्री, कि कॉन्सेंट फ्री नहीं थी क्योंकि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट थी। तो ऐसा हो सकता है कि अदालत शक करे कि कंसिडरेशन कम है, तो लॉ ने इजाज़त दी है कि कंसिडरेशन कम ज़्यादा हो सकती है। कंसिडरेशन के जनरल रूल जब पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर एक रूल जिसकी 4 एक्सेप्शंस हम पढ़ते हैं। रूल बड़ा मज़े का है, वक्त कम है, मैं जल्दी जल्दी से पॉइंट्स बताता हूँ, फिर जल्दी से हम इंग्लिश देख लें। कंसिडरेशन हमेशा होनी चाहिए। जब भी दो बंदों के दरमियान एग्रीमेंट हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें हमेशा कंसिडरेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदे की तरफ से कंसिडरेशन है और दूसरे की तरफ से नहीं है। 4 एक्सेप्शंस हैं। अगर एक बंदा दूसरे को गिफ्ट दे देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, गिफ्ट प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र कर देता है,
और बाद में जाके अदालत में कहे कि मेरी चीज़ उसके पास पड़ी हुई है, मुझे दिलवाएं, तो अदालत में अगर साबित हो गया कि गिफ्ट प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र हुआ तो मान लिया जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। हालांकि इसमें एक तरफ से कंसिडरेशन थी, एक ने गिफ्ट दिया और दूसरे ने बदले में कुछ भी नहीं दिया। तो गिफ्ट अगर दे दिया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कहने का मतलब है कि गिफ्ट देने का वादा वैलिड नहीं है। एक बंदे ने दूसरे से कहा मैं अपनी किताब तुम्हें गिफ्ट करूंगा और नहीं गिफ्ट की, आप अदालत में उसे लेके गए कि इसने वादा किया था किताब गिफ्ट नहीं कर रहा, अदालत कहेगी नहीं तुम बदले में कुछ नहीं दे रहे थे ना, तो वन साइडेड कंसिडरेशन का वादा करना गलत है। लेकिन अगर उसने बगैर कुछ कहे किताब खुद ही से गिफ्ट कर दी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, गिफ्ट कर दी, गिफ्ट करने के बाद अदालत में पहुंचा कि मेरी किताब मुझे वापस दिलवाएं, वो मेरी किताब लेके पढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा? अदालत कहेगी तुमने उसे गिफ्ट कर दिया है। तो कंप्लीटेड गिफ्ट देने का वादा नहीं, गिफ्ट अगर ट्रांसफ़र हो जाए प्रॉपर ड्यूली ट्रांसफर्ड तरीके से, रजिस्टर्ड तरीके से ट्रांसफ़र हो जाए तो वन साइडेड कंसिडरेशन अलाउड है। गिफ्ट देने का वादा अलाउड नहीं है, लेकिन खूनी रिश्तों के अंदर, क्लोज रिश्तों के अंदर अलाउड है। अगर दो बंदों के दरमियान एक क्लोज रिलेशन है, नेचुरल लव का रिलेशन है, नॉर्मली नेचुरल लव का रिलेशन जो है ब्लड रिलेशंस के अंदर होता है, तो अगर दो बंदों का बहुत ही करीबी रिश्ता है और एक बंदे ने दूसरे को प्यार में कहा है कि मैं तुम्हें ये चीज़ गिफ्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल बाप ने बेटे से कहा है कि मैं तुम्हें मोटरसाइकिल गिफ्ट करूंगा, भाई ने बहन से कहा है कि मैं तुम्हें फलाना चीज़ गिफ्ट करूंगा, तो अगर दो लोग करीबी रिश्ते के हैं और उन्हें गिफ्ट देने का वादा किया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बगैर चल सकता है, बस कुछ निशानियाँ होनी चाहिए। नंबर 1 ये लिखा जाए, नंबर 2 ये गवर्नमेंट में जाके रजिस्टर कराया जाए। बाकी चीज़ें हमें पता है कि करीबी रिश्ते के दरमियान, तो इसका मतलब है गिफ्ट देने का वादा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है अगर नियर रिलेशंस में हो और लिखा जाए और रजिस्टर करवा लिया जाए। तो इसका मतलब है कल को आपको अगर वालिद कहेंगे बेटा जल्दी से कैफ कर लो मैं तुम्हें फलाना गिफ्ट करूंगा, तो आप देंगे ना अब्बा जी लिख के दें मुझे, क्योंकि अगर वो लिख के नहीं देंगे तो कल को आप इसको लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गिफ्ट देने का वादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। गिफ्ट दे दें वो कॉन्ट्रैक्ट है, देने का वादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन नेचुरल लव एंड अफेक्शन में गिफ्ट देने का वादा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है अगर नियर रिलेशन में हो, लिखा हुआ हो और रजिस्टर हो। डन। 2 और केसेस भी हैं। एक केस ये है कि जिसमें आप एक पास वॉलंटरी सर्विस में किसी दोस्त को मदद करना चाह रहे हैं। आपके किसी दोस्त ने, किसी शख्स ने आपकी कभी मदद की थी, कोई ऐसा काम किया था जो उसकी ड्यूटी थी या उसने रज़ाकाराना तौर पे आपकी मदद की थी। उतने साल पहले आप उसकी मदद नहीं कर सकते थे इन रिटर्न, और उसने आपकी जो मदद की थी वो रिटर्न के लिए नहीं की थी। फॉर एग्जांपल उसने आपको बहुत ज़्यादा फेवर की, सीए की जर्नी में आपको बहुत सारी किताबें गिफ्ट की, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया, गाइड किया। फॉर एग्जांपल आपका हॉस्टल का कोई जो है वो कुलीग था, उसने आपकी मदद की। 5-6 साल बाद जो है वो आप कहते हैं कि मैं उस कुलीग को ढूंढूं और मैं उसकी मदद करूं। उसने उस वक्त मदद की थी जब मुझे मदद की ज़रूरत थी, हो सकता है आज उसे मदद की ज़रूरत हो। तो अगर आप अपने उस कुलीग को ढूंढते ढूंढते पहुँचें और उसको कहें कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और आप उससे वादा कर लें कि मैं तुम्हें इतने अरसे में इतने रुपए दूंगा, ये वादा वन साइडेड कंसिडरेशन है। आप उसे कंसिडरेशन दे रहे हैं, उससे कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। और जो पास्ट में मिला था वो तो कंसिडरेशन थी ही नहीं। लेकिन अगर आपने उस बंदे के जज्बात जगा दिए, वो तो सुकून से बैठा हुआ था अपनी ज़िंदगी में, आपने जाके कंधा हिला के कहा तेरे मेरे ऊपर बहुत आसान है और अब जो है ना मैं एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा 3 दिन बाद। 3 दिन बाद आपको याद ही ना रहे, तो वो शख्स अदालत जाके आपसे उतने लाख रुपए रिकवर करवा सकता है। पास्ट वॉलंटरी सर्विस को अगर आप वादा कर लेते हैं कि आप कंपनसेट करेंगे तो ये अलाउड है, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद अलाउड है। क्लियर? लास्ट बात है इसमें टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड एक पूरा लॉ है जिसके अंदर जो है, 1 मिनट में इसको ऐसे कर दो, ये टाइम बार्ड जो है वो एक लिमिटेशन का लॉ है। लिमिटेशन का लॉ ये कहता है कि जो आपके लोन्स हैं वो एक ख़ास टाइम के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। अगर एक बंदे ने दूसरे को कर्ज़ दिया ना और बड़े अरसे तक उससे कर्ज़ वापस नहीं मांगा तो वो कर्ज़ पड़े पड़े ख़त्म हो जाता है। अगर आपने कर्ज़ ड्यू होने के 3 साल तक नहीं मांगा तो वो कर्ज़ खुद ब खुद टाइम बार्ड हो जाता है। ये जो चेक शेक्स वगैरह होते हैं 6 महीने में एक्सपायर हो जाते हैं। ना ये 6 महीने वाली बात हमारी किताब में लिखी हुई है, ना 3 साल वाली बात हमारी किताब में लिखी है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताया है कि एक कॉन्सेप्ट होता है टाइम बार्ड। टाइम बार्ड का मतलब होता है जो टाइम गुजरने से खुद ब खुद एक्सपायर हो जाए। तो अगर एक बंदे ने दूसरे को चेक दिया
उसने उसे कुर्सी खरीदी और उसको मुकाबले में क्या दिया, चेक। इसने उसे कंसिडरेशन दे दी, उसने उसे कंसिडरेशन दे दी, गल खत्म। वो चेक उसने कैश ही नहीं कराया। 10 महीने बाद उसे ख्याल आया, बैंक पहुंचा तो पता लगा वो तो चेक एक्सपायर हो गया। अब मज़े की बात है कि चेक एक्सपायर होने के बाद जिसने चेक दिया था उसकी जिम्मेदारी अपनी तरफ से अदा हो चुकी है। अब ये शख्स अगर ओरिजिनल बंदे के पास जाके कहता है मुझे दोबारा से चेक लिख के दो, तो वो ओरिजिनल बंदा इससे कहेगा कि भाई वन साइडेड कंसिडरेशन है, तुम्हारी तरफ से क्या कंसिडरेशन मिल रही है। तो लॉ ने इंसानियत को का ख्याल करते हुए ये अलाउ कर दिया कि अगर एक टाइम बाद डेट की वजह से एक चीज़ ख़त्म हो गई थी और अब अगला बंदा उसको दोबारा से रिन्यू कर दे और दूसरी तरफ से कंसिडरेशन ना भी मिले, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो 4 तरह के ऐसे अरेंजमेंट हैं जिसमें बगैर कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रह सकता है। जल्दी जल्दी से देखते हैं। गिफ्ट जो एक्सेप्ट कर लिए जाए दोनों की तरफ से, वो कंप्लीटेड गिफ्ट है, वो वैलिड है। गिफ्ट एग्जीक्यूट होता है राइटिंग में थ्रू डीड ड्यूली रजिस्टर्ड। डीड कहते हैं कि एग्रीमेंट को, ड्यूली का मतलब होता है प्रॉपरली। तो गिफ्ट अगर प्रॉपर तरीके से रजिस्टर हो गया तो अब वो गिफ्ट चला गया। तो कंप्लीटेड गिफ्ट एक्सेप्शन है। रूल क्या है, कंसिडरेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक तरफ से हो और एक तरफ से ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। 4 एक्सेप्शन है कंप्लीटेड गिफ्ट। देन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एग्रीमेंट बेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अगर एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग हो, रजिस्टर्ड अंडर लॉ हो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से और उन पार्टीज के दरमियान हो जिनका आपस में करीबी रिलेशन है। टाइम बार डेट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट एनफोर्सेबल है अगर राइटिंग में हो, अगर डेटर ने, वो बंदे जिसने पैसे देने से चेक देने थे उसी ने साइन किया हो या उसके एजेंट ने, या ऐसा डेट हो जो टाइम बार्ड होने की वजह से एनफोर्स नहीं हो सका हो। फाइनली प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विस, अगर प्रॉमिस टू कंपनसेट हो और जिस बंदे को कंपनसेट किया जा रहा हो उसने पास्ट में कुछ अच्छा किया हो, वॉलंटरी किया हो या उसकी ड्यूटी हो, उसने पैसों के लिए ना किया हो, और आप फ्यूचर में जाके वादा करेंगे मैं तुम्हारे उस माजी के उस अमल के अगेंस्ट तुम्हें कंपनसेट करूंगा, तो ये वादा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो 3 एसेंशियल्स हम लोगों ने आज देखने की कोशिश की। इस चैप्टर में कंसिडरेशन जो है वो ज़रा ज़्यादा ज़रूरी एसेंशियल है। आईकेएफ को कंसिडरेशन थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो होपफुली आप लोग इसे पढ़ेंगे, इसका इंशाल्लाह ताला टेस्ट दे रहे होंगे। तो कल हमारे 2 चैप्टर्स होंगे इंशाल्लाह ताला, चैप्टर 5, चैप्टर 8, ये 2 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम कल डिस्कशन करेंगे।